Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture, we have used SPSS for different testing of hypothesis chases and also about interval estimation. So today we will use the tri-state distribution for various tests that are involved under tri-state distribution. So the topic is tri-state distribution and statistical inference. So here we have almost 4 or 5 tests that are related to this particular distribution, and in which mostly we will handle the qualitative, or we can say the categorical data. Okay. So the various tests that involved tri-state distribution is basically a skewed distribution. Just as F, you have read that the F distribution is a skewed distribution, but the T distribution and the normal distribution are symmetrical. When we call symmetrical, it means सेंटर से फासला दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, -∞ टू +∞. एक्स की वेरिएबिलिटी जो थी वो -∞ टू +∞ थी. जबकि ट्राई-स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड. इसकी राइट टेल जो होती है वो बड़ी होती है, लेफ्ट टेल छोटी होती है, और इट लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी के दरमियान लाई करता है. सही है. और इसके अलावा इसमें जो चीज़ है वो आपको बताने वाली कि वी कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जिसमें हम आपने यू नो दैट we have used z-test for testing the equality of two population proportions. 2 population proportions की टेस्टिंग इक्वलिटी करने के लिए हमने z-test यूज किया था, ठीक है. अगर मोर देन 2 population proportions हो तो वहां पर कौन सा टेस्ट लगता है, वो यूज ट्राई-स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन. एक इसका पर्पज ये हो गया, ठीक है. दूसरा क्या जी, वी यूज टू फाइंड द इंडिपेंडेंस बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, या 2 वेरिएबल्स या 2 क्लासिफिकेशंस के दरमियान इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए वो यूज ट्राई-स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन. जस्ट एज आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कि आप लंग्स कैंसर और स्मोकिंग के दरमियान तो रिलेशन देखना चाहते हैं. इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स, तो इज देयर एनी रिलेशनशिप या इज देयर इंडिपेंडेंस बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स, तो इस चीज को देखने के लिए वो यूज ट्राई-स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. इसी तरह फॉर टेस्टिंग द होमोजेनिटी वो भी उसी पर्पज में उसी मद में आ जाता है, वो उसके लिए भी हम ट्राई-स्टेट यूज करते हैं. एंड आल्सो फॉर टेस्टिंग द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट से मुराद क्या है कि हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. आपको याद है कि हमने पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, बाइनोमियल पढ़ी थी डिस्क्रीट में. इसके अलावा हमने कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था, और उसका मेन मकसद ये था कि यहाँ पे इसका एप्लीकेशन थी. तो गुडनेस ऑफ फिट में ये होता है कि हम सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशंस को डाटा में दिया होता है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि ये डाटा फलान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है या नहीं करता. तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए वो यूज ट्राई-स्टेट टेस्ट, ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंट पर्पसेस. इसके अलावा हम एक और पर्पस भी है नंबर 4 पर, दैट इज इफ यू वांट टू टेस्ट असाइंड वैल्यू ऑफ ए वेरिएंस. आपने म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट टेस्ट करने के लिए जी टेस्ट लगाया था. सबसे पहला हमारा टेस्ट था जब सैंपल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नो थी. लेकिन अब तक हमने वेरिएंस की इक्वालिटी तो टेस्ट की थी, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, बट वी डिड नॉट टेस्टेड द एनी असाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएंस, यानी एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर. ये हमने टेस्ट नहीं किया था, ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आई विल राइट द डिफरेंट पर्पसेस ऑफ ट्राई-स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन.
ठीक है। जैसा कि अब मैं टाइस चेयर की डिटेल में आपके साथ जाना नहीं पड़ आपके कोर्स में नहीं है कि मैं उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करूं, ठीक है, उसको मैं वेरीफाई करूं, उसका फार्मूला बनाऊं, टाइस चेयर की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करूं। दिस इज नॉट ऑफ योर बिजनेस, ये आपका काम उसमें नहीं है, ठीक है। वो हम अगर हायर लेवल का कोर्स पढ़ रहे हो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ रहे हो तो वहाँ पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, और ख़ास करके पर्टिकुलर जो स्टेटिस्टिक्स के लोग हैं वो इसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस काम में। तो आपने सिर्फ इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना है, जैसा कि हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की, हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की, जबकि टी की डेरिवेशन, टी के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हमने डिस्कस नहीं की। इसी तरह एफ डिस्ट्रीब्यूशन की हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं किया, हमने सिंपली उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया, और इसके अलावा उसका हमने ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करके बताया आपको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लिखेंगे द टेस्ट बेस्ड ऑन ट्राई स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, कि ट्राई स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से टेस्ट आएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो नंबर पे टेस्ट आता है दैट इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस about variance of a normal population। ठीक है जी। तो ये पहला टेस्ट है जो हमने आज करना है, कि टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन के वेरिएंस की टेस्टिंग, यानी एच नॉट अगर मैं लिखना चाहूँ, एच नॉट इसमें क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। इस चीज़ की हमने टेस्टिंग करनी है। तो प्रोसीजर में क्या है जी, प्रोसीजर है for testing H naught sigma square is equal to sigma naught square is as under। तो पहला स्टेप क्या, वो स्टेट और हाइपोथेसिस, वो स्टेट एज अंडर। पहला हाइपोथेसिस हमने क्या बनाया, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन भी लिखी जा सकती है, अगर स्क्वायर ना लिखे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर कहीं स्टैंडर्ड डिवीजन की टेस्टिंग आ जाए तो आपको जो हमने तो पढ़ा नहीं है ये ना कहिएगा। तो सिग्मा स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू जी, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, और H1 हमारा ये भी बन सकता है
सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है जी, ये वो दोनों वन टेल टेस्ट होंगे। दिस इज, और इसका अल्टरनेटिव तो हमने लिखा ही नहीं, H1 सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, यानी इसका अल्टरनेटिव। ठीक है, टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट। चूज आर गिवन level of significance that is alpha, and normally we take 5% alpha, 5% we take. Step number 3 है जी the test statistic. The test statistics to be used is तो ट्राई स्टेयर को हम यूं लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू n-1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये है जी बेसिकली इसका फार्मूला, विच अंडर H0 follows tri-state distribution with n-1 degrees of freedom। ठीक है जी, which under H0 follows tri-state distribution with n-1 degrees of freedom। और where लिख लें, where s is equal to, where s square is equal to, आपको पता है h इक्वल है summation x minus x bar whole square divided by n-1 k। अगर आप चाहें तो ट्राई स्टेयर का फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको वो तंग कर रहा है तो दिस विल बी आल्सो ओके, x minus x bar whole square divided by sigma naught square। ठीक है, दिस इज आल्सो इक्वल, बिकॉज ये n-1 को आप अगर उस तरफ ले जाएं तो n-1 s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी है वेयर i इज फ्रॉम 1 to n, और ये वेरिएबल हो गया i। तो ये है जी ट्राई स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, CHI, ये जो नोटेशन है इसको हम बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। x ऑलमोस्ट x की तरह ही है, लेकिन इसको देख लीजिएगा। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हम यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में वही तरीका है, कंप्यूटेशन है। स्टेप नंबर 4 कंप्यूटेशन, जिसमें हमने ट्राई स्टेयर की वैल्यू निकालेंगे। लो जी, स्टेप नंबर 5, थीटा रीजन। जी, तो थीटा रीजन क्या है जी, व्हेन H1 क्या हो, सिग्मा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, यानी टू टेल टेस्ट हो। तो फिर क्या होता है, तो इसका बेसिकली जो फिगर बनती है वो ऑलमोस्ट इस तरह की है। ठीक है जी, ये 0 to इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। और अब ये टू टेल है तो एक हमारी टेल ये है, इसमें एक टेल ये है। ये जो टेल है इसको, ये वाली वैल्यू जो है ये वाली, इसमें ट्राई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2, जैसे कि हमने एफ में किया था। और दिस वैल्यू इज ट्राई स्क्वायर अल्फा बाई 2, और दिस इज अल्फा बाई 2
एंड दिस इज आल्सो अल्फा बाई 2, दोनों तरफ तकसीम हो गया और दिस इज 1 माइनस अल्फा एक्सेप्टेंस रीजन। तो ये हमारा रिजेक्शन रीजन है और ठीक है जी। तो 1 माइनस अल्फा इज द एक्सेप्टेंस रीजन। तो ये दिस इज रिजेक्शन रीजन और अल्फा बाई 2 इस तरफ और दोनों तरफ अल्फा बाई 2 डिवाइड हो चुका है। तो अजीज तलबा अब आप देखें तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा, कोई वैल्यू इस वैल्यू से लेस हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी, यानी टाई स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है लेस दैन टाई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 with n minus 1 degrees of freedom, और टाई स्क्वायर की कोई वैल्यू बड़ी हो जाएगी टाई स्क्वायर अल्फा बाई 2 with n minus degrees of freedom, n minus 1 degrees of freedom। तो ये तो है टू टेल टेस्ट के लिए। अच्छा जी, when h1 ये हो by chi square is greater than chi naught, sigma square is greater than sigma naught square, तो फिर क्या होगा, राइट टेल बन जाएगी। ठीक है, तो द थ्री टेल illusion भी तो टाई स्क्वायर अल्फा विद n माइनस 1, जब टू टेल है तो अल्फा बाई 2 है और 1 माइनस अल्फा बाई 2 है। ठीक है, अल्फा बाई 2 और 1 माइनस अल्फा बाई 2। जब हम टी टेस्ट लगाते थे तो माइनस की वैल्यू यूज कर लेते थे, माइनस, इसीलिए वहां पर अल्फा बाई 2 टी के साथ अल्फा बाई 2 1 के साथ माइनस आ जाता था, राइट टेल पर प्लस साइन आता था। लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस वैल्यू आ नहीं सकती तो दैट इज बेसिकली 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये वैल्यू जो है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई नेगेटिव साइन नहीं किया। जब वन टेल टेस्ट है तो सिर्फ खाली अल्फा है, जब 2 है तो अल्फा बाई 2 है और 1 माइनस अल्फा बाई 2 है। अंडरस्टैंड। इसी तरह व्हेन h1 सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर, इसी तरह h1 जब सिग्मा इज लेस देन सिग्मा नॉट स्क्वायर है तो देन द क्रिटिकल रीजन इज टाई स्क्वायर इज लेस देन टाई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा और साथ n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको। तो जाहिर सी बात है इसके लिए लेफ्ट टेल होगी, अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ये वैल्यू जो होगी ये आएगी टाई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा और ये आ गया 1 माइनस अल्फा एंड दिस पोर्शन इज अल्फा। ठीक है, तो लेफ्ट टेल पर आएगा अल्फा, और जब वन टेल है इसी तरह 1 माइनस अल्फा बाई 2 और 1 माइनस अल्फा। तो आपने इसमें से चीज़ नोट की है कि जो एरिया यहाँ पर अल्फा बाई 2 है तो 1 में ये जो पॉइंट होता है 1 माइनस दैट पर्टिकुलर वैल्यू है। जब अल्फा बाई 2 इधर था तो 1 माइनस ये जो वैल्यू है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, दिस वैल्यू इज 1 माइनस लेफ्ट साइड पर जो चीज़ दी हुई है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। तो यूनिटी में से ये एरिया निकालें तो कितना बचना चाहिए, 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये वाला एरिया सारा बच जाएगा ना इस साइड पर, तो ये पॉइंट यहाँ से मिलता है। इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है 1 माइनस अल्फा के बाद इस साइड पे अल्फा था तो 1 माइनस अल्फा हुआ, यहाँ अल्फा बाई 2 था तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया। स्टेप नंबर 6, conclusion। Reject H naught if the computed
value of tri-state lies in the theta region. ठीक है जी, अदरवाइज एक्सेप्ट इट। तो ये था जी हमारा हाइपोथेसिस। अब हम इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप मैं साथ ही बना देता हूं 100 into 1 minus alpha % confidence interval for sigma square। चूंकि अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट तो है ना, तो दिस इज बेसिकली, अब ये मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ। ये देखें ट्राई-स्टेयर है, इसके साथ आप अल्फा बाई 2 करने के बजाय ए बी करें, प्लस माइनस करने के बजाय अब यहाँ पे प्लस माइनस तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसके साथ अब इसको शायद हम यहाँ से ना बना सके बरल जी। तो ट्राई-स्टेयर की वैल्यू क्या होगी, दिस इज x माइनस x बार होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ट्राई-स्टेयर अल्फा बाई 2। इसी तरह समेशन x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्राई-स्टेयर 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक रिकॉल है। तो ये हमारे पास फार्मूला था, ओवर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको उठा के उधर ले गए, इसको नीचे ले आए। तो सिग्मा स्क्वायर के बारे में बनाना है हमने, और दिस इज इक्वल टू ठीक है जी। और आपने टू टेल में आपको पता है जब बड़ी वैल्यू होती है तो नीचे आएगी, तो लेफ्ट पर नीचे बड़ी वैल्यू हो तो वो वैल्यू, डिवाइजर में बड़ी वैल्यू हो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, कम होता है। अगर डिवाइजर में छोटी वैल्यू हो तो ओवरऑल रिजल्ट बड़ा आता है, ठीक है। तो छोटी वैल्यू को एक दफ़ा रख दें, एक दफ़ा बड़ी वैल्यू को रख दें, यानी एक दफ़ा यहाँ पे अल्फा बाई 2 डाल दें, एक दफ़ा 1 माइनस अल्फा बाई 2 रख दें, तो सिग्मा स्क्वायर की वो वैल्यूज आएंगी। ये वैन इसी तरह जो मैंने आपको याद करवाया था, जी टेस्ट हम यूज करते थे, एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा और अंडर रूट एन। तो यहाँ पे मैंने इसको मैंने कर दिया था प्लस माइनस और यहाँ अल्फा बाई 2 डाल दिया था, ठीक है। अब इसको उठा के आपने उधर ले गए थे जी अल्फा बाई 2 और साथ सिग्मा और अंडर रूट एन, दिस वाज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू। अब आपने म्यू को इधर ले आए और एक्स बार वहीं पे पड़ा हुआ, ये उधर जाकर प्लस माइनस के साथ यही आ जाएगा जी अल्फा बाई 2 सिग्मा और अंडर रूट एन। तो ये दो वैल्यूज थी, क्रिटिकल वैल्यूज थी फॉर म्यू। इसी तरह देखिए अब यहाँ पर मैंने किया है, तो सिग्मा स्क्वायर की मैंने एक तरफ कर दिया जिसके लिए इंटरवल बनाना था। अब डिवाइजर में चूंकि यहाँ प्लस माइनस वाला कंसेप्ट नहीं है, ट्राई-स्टेयर में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, 0 या से बड़ी है, नॉन नेगेटिव जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर कभी अल्फा बाई 2 रख दें, एक दफ़ा 1 माइनस अल्फा बाई 2 रख दें। तो जब अल्फा बाई 2 करेंगे तो लेफ्ट टेल बनेगी, जब 1 माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो राइट टेल वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, यानी अपर वैल्यू, सॉरी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। तो ये है जी इसका इंटरवल फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालना है और एक उसमें हमने ये भी निकालना है कि टेस्टिंग करनी है सिग्मा स्क्वायर की। तो एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल क्या है, द वेरिएबिलिटी
the tensile strength of a type of steel wire must be controlled carefully. ठीक है? So a sample of the wire is subjected to test and it is found that sample variance is, तो एस के दिया हुआ, कैपिटल एस के दिया हुआ, इसका डिवाइजर एन होता है, ठीक है, 31.5. The sample size was n is equal to 16 observations. ठीक है जी. अब टेंसल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील वायर, उसको हमने चेक करना है. मस्ट बी कंट्रोल केयरफुली. ए सैंपल ऑफ वायर इज सब्जेक्टेड टू टेस्ट. इट इज फाउंड दैट द सैंपल वेरिएंस इज 31.5. ए सैंपल ऑफ साइज n is equal to 16 observations. The sample size was n is equal to 16 observations. अब टेस्ट कहता है पहले पार्ट में test the hypothesis that the population variance is 25. ये सिग्मा नॉट की वैल्यू है जी. अगेंस्ट the alternative that the variance is greater than 25. ठीक है जी. यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. और बी पार्ट में कहता है वो कंस्ट्रक्ट %95 confidence interval for
variance in the tensile strength of wire ठीक है जी। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। तो पहले नंबर पर वो स्टेट ऑफ हाइपोथेसिस एच नॉट बाई सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। H1 क्या है, ग्रेटर देन 25। स्टेप नंबर 2 अल्फा इज इक्वल टू 0.05, साथ जेमन लिख लें। स्टेप नंबर 3 the test statistic to be used is, तो टाइस चेयर लगेगा, वेरिएंस की टेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि दिस वन इज इक्वल टू, अच्छा मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम n-1 स्मॉल एस के लिखा था और मैं इसको आई कैन राइट इट लाइक दिस। अगर आप कैपिटल एस के दिया हुआ तो ये फार्मूला ये बन जाएगा सिग्मा नॉट स्क्वायर। अब इसको भी समझा देता हूँ कि कैसे बनेगा। विच अंडर एच नॉट फॉलोज ट्वाइस स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आप देखें ये होता है स्क्वायर का फार्मूला। इस एन को उठा उधर ले जाए तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर दें, इधर सिग्मा स्क्वायर पर इधर भी सिग्मा स्क्वायर पर डिवाइड कर दें तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस स्क्वायर। यही फार्मूला था ना ट्वाइस स्क्वायर का, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये चीज़ इसके बराबर है ना। अब इस चीज़ पे हम ये भी लिख सकते हैं, सपोज मैं अगर कहता हूँ एस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 होता है। दोनों में फर्क ये है, दिस इज स्टार्ट अनबाइस्ड। ये जो एस स्क्वायर होता है ना स्मॉल एस स्क्वायर, इट इज स्टार्ट अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, और ये कैपिटल एस स्क्वायर इट इज ए बाइस्ड एस्टिमेटर है। अब n-1 को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, n-1 एस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अब आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें सिग्मा स्क्वायर, इधर भी डिवाइड कर दें तो ये भी उसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। ओके। स्टेप नंबर 4 कंप्यूटेशन। वैल्यू पुट करें जी, ट्वाइस स्क्वायर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू व्हाट वाज n 16, एस स्क्वायर क्या था 31.5 डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट 25। सिंप्लीफाई करें, हल करें, देखिए क्या आता है इसका 20.16। ठीक है जी, ट्वाइस स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही कैलकुलेटेड। तो उसके बाद है क्रिटिकल रीजन, राइट टेल है, तो द critical region is n-1, और इसको मैं वैल्यूज पुट करके देखूं तो ये आ जाएगा ट्वाइस स्क्वायर 0.05, तो n-1 15 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 25.0। अगर इसको आप टेबल में देखें ना
ट्राई स्टेयर के टेबल दिए होंगे, वहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी और अल्फा होगा। आपने सिंपली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखनी है और अल्फा देख लेना। टोन साइडर अल्फा 5% है तो उसके अगेंस्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 पे वैल्यू देखें तो 25.0 होगी। दिस इज बेसिकली वन टेल टेस्ट है। ठीक है, राइट टेल है। जीरो टू इन्फिनिटी और ये राइट टेल बनती है और ये वैल्यू बनती है जी ट्राई स्टेयर 0.0515 यानी इसको अगर मैं इज इक्वल टू किसके बराबर आई है 25 की। तो अदर ट्राई स्टेयर की वैल्यू 25 से बड़ी हो रही तो हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट हो जाए। दिस इज 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज अल्फा 0.05। तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो रही 0.95। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और ये रेंज, अच्छा अदर कोई वैल्यू 25 से बड़ी हो रही तो हाइपोथेसिस क्या होगा, अदर कैलकुलेटेड वैल्यू 25 से बड़ी हो रही तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। तो ये 20 आ रही है, इसका मतलब 20 टाइम यहाँ पे लाई करता है ऑलमोस्ट इस पॉइंट पर। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, H0 एक्सेप्ट हो गया। स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन। Since the computed value of chi-square is equal to 20.16 falls in the acceptance region, therefore accept H0. That's it। पार्ट नंबर बी में क्या था, 100 into 1 minus alpha percent कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो लिख दें जी क्या है, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसी तरह सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बड़ी वैल्यू कहाँ पे आती है, इस तरफ टेबल में देख लेना ना, जो वैल्यू बड़ी हो रही है उसको लेफ्ट साइड पे रख लेना। ट्राई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2। जी अब आपको पता है कि व्हाट इज समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर एंड दिस इज 16 मल्टीप्लाई विद 31 पॉइंट क्या थी वैल्यू 5। ठीक है, तो इसको हल करें तो यहाँ पे पुट कर दें आप, तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई विद 31.5, ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू है। और जब टेबल में आप वैल्यू देखेंगे ट्राई स्क्वायर की विद n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अल्फा बाई 2, तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी 27.49। इसी तरह 16 मल्टीप्लाई विद 31.5 डिवाइडेड बाई, अब 1 माइनस अल्फा बाई 2 के साथ करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 0.975 आएगा। तो 0.975 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज़रा n माइनस 115 पे देखेंगे तो दैट वैल्यू 6.26। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करें, डिवाइड कर दें, दैट वैल्यू इज 18.3 and this value is 80.5. So this is the range of values within which the true population parameter is expected to lie। ठीक है, तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई कर सकता है। वी आर 95% श्योर दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस विल लाई इन दिस टू वैल्यूज। ठीक है, ये हमने इंटरवल बना दिया। तो दिस वाज अ टेस्ट
जो हमने बात की थी कि वी विल यूज ट्राइस्टेयर फॉर टेस्टिंग एन असाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएंस। वी कैन यूज ट्राइस्टेयर फॉर टेस्टिंग एन असाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएंस। ठीक है अजीज तलबा, अब आप इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सारी करवाऊँ। सिंपल फार्मूला है जो आपको आना चाहिए, ट्राइस्टेयर का प्लस इंटरवल एस्टिमेशन था, मैंने तरीका बता दिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वो जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड है फॉर रिटेनिंग या फार्मूला ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है ना, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जी अजीज तलबा, नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड, मैंने शुरू में लिखा था स्लाइड में, there are various purposes of tri-state distribution. The one was the testing the equality of a variance. The second one is number 2, जिस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, टेस्ट फॉर goodness of fit. Tri-state as goodness of fit. ठीक है, तो ट्राइस्टेयर को हम एज ए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि गुडनेस ऑफ फिट से मुराद क्या है कि देयर शुड बी ए सम डिस्ट्रीब्यूशन, कोई अननोन सी एक डिस्ट्रीब्यूशन है और हमसे पूछा जाएगा कि बताएं कि ये फलां थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है या नहीं। तो हमारे कोर्स में 3 ही डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनको फॉलो कर सकती है। ठीक है, पाइथन, बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें डाटा दिया जाएगा और क्वेश्चन किया जाएगा कि चेक करें या बताएं कि ये डाटा जो है फलां थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है जिसमें हम ये मालूम करते हैं, वी फाइंड आउट दैट दिस पर्टिकुलर डेटा फॉलोज दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो इस टेस्ट को यूज करती है ट्राइस्टेयर, इसमें इस्तेमाल होती है। ठीक है, ट्राइस्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें यूज है। तो ट्राइस्टेयर में क्या है, जिसमें आप गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट is hypothesis test that is concerned with the determination whether the results of sample conform to a hypothesized distribution. ठीक है, which may be uniform, binomial, Poisson, normal or any other distribution. तो ये था इसका पर्पस। और अब मैं इसका प्रोसीजर लिख देता हूँ कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग। Procedure for goodness of fit test is as follows. तो पहला स्टेप क्या है? फॉर्मुलेट the null and alternative. हाइपोथेसिस। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है इसमें? The data follows a specified distribution.
अब जो भी ये क्वेश्चन आपको दिया होगा कि चेक करें कि ये डाटा जो है ये नॉर्मल को फॉलो करता है, चेक करें ये डाटा पॉइसन को फॉलो करता है, चेक करें कि ये डाटा बाइनोमियल को फॉलो करता है। द डाटा फॉलोज अ स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो H0 में हम कहते हैं जी हाँ जी बिल्कुल सही है कि ये डाटा वाकई उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? द डेटा डज नॉट फॉलो आ स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? चूज और गिवन जो भी चीज वेरीफाई होगी अल्फा level of significance. The test statistic the test statistic to be used is ट्राइस्टेयर हम यूज करते हैं, and this is I is from 1 to k OI minus EI over EI और इस सारे का स्क्वायर है। ठीक है, which under H0 अब OI is the observed frequency and EI is the expected frequency, which if H0 is true, has an approximate ट्राइस्टेयर डिस्ट्रीब्यूशन। with k minus 1 minus number of parameters estimated। ठीक है जी, ये स्टार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे शायद क्लियर ना हो पाए कि जो है आपकी कितनी कैटेगरीज है। ठीक है, -1 जैसे कि प्रीवियस में हमने n-1 लिया था, इसमें k-1 और नंबर ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड। देखिए जब आपने कहना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन को फॉलो करती है तो पॉइसन में एक ही पैरामीटर होता है, तो यहाँ पर -1 एक और आ जाएगा। अगर आपको एस्टिमेट करना पड़ा तो सैंपल डाटा को यूज़ करते हुए अगर आपने वो लैम्डा या जो म्यू जो भी हमने नोट करेंगे उसको एस्टिमेट करना पड़ा तो हम लिख देंगे कि -1। और इसी तरह बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स हैं, अगर हमें दोनों मालूम करने पड़े, दो की एक जरूरत पड़ती है, एक तो ऑलरेडी गिवन होता है, तो यहाँ पर भी k-1 आ जाएगा। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके दो पैरामीटर्स हैं, म्यू और सिग्मा, तो अगर दोनों हमें एस्टिमेट करने पड़े तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, k-1 -2। और k क्या है? नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लें वेयर OI is the observed frequency and EI is the expected frequency।
अजीज तलबा, यहाँ पर आप इस तरफ इसको रिटेन डाल लें कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी OI है और एक्सपेक्टेड जो हम निकालते हैं ऑब्जर्व गिवन होती है। ठीक है, जैसा कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको डाटा दिया हुआ हो तो लेफ्ट साइड पे क्लास लिमिट्स और राइट साइड पे फ्रिक्वेंसी आती है, तो उस फ्रिक्वेंसी को हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह टाई स्टेट जब हमें टेबल दिया होगा तो टेबल में जो वैल्यूज गिवन होगी दैट विल बी कॉल्ड ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी। और एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं ये मैं आपको तरीका बताऊंगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, फिलहाल आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखें कि OI से क्या मुराद है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी ये गिवन होगी, EI से मुराद क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, और OI माइनस EI उसमें से हम स्क्वायर लेंगे, फिर डिवाइडेड बाई EI हर एक को करेंगे और उसके बाद तब जाकर उसका सम करेंगे तो वो टाई स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ठीक है, यानी O1 माइनस E1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई E1 प्लस O2 माइनस E2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E2। इसी तरह सो ऑन OK माइनस EK डिवाइडेड बाई E सब्सक्रिप्ट में K और उस ऊपर OK माइनस EK का स्क्वायर डिवाइडेड बाई EK। तो ये सारों को सम करेंगे तो जो सम होने के बाद वैल्यू आएगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टाई स्क्वायर होगी। जी, ये स्टेप नंबर था 3। स्टेप नंबर 4 में हम कंप्यूटेशन है। ठीक है जी, कंप्यूटेशन में हम क्या करते हैं, वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ टाई स्क्वायर। और स्टेप नंबर 5 जब इसमें OI माइनस EI लगाकर EI निकालेंगे, फाइंड EI, उसके बाद OI माइनस EI करेंगे, स्क्वायर लेंगे, उसके बाद EI पे डिवाइड करते जाएंगे साथ साथ और सम करके टाई स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे। तो 3 रीजन है। जी, टाई स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू टाई स्क्वायर अल्फा विद K minus 1 minus estimated parameters ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया ऐसी चीज तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप ज़हन में रख लीजिए कि ये हमेशा वन टेल टेस्ट ही होता है, राइट टेल पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा कि F डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलिटी ऑफ मीन्स की हम टेस्टिंग कर रहे थे, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, तो वहां पे भी हमने उसको राइट टेल भी टेस्ट किया था 8 टेल पर। ठीक है, इसी तरह ये भी 8 टेल पे टेस्ट होगा, ऑलवेज ऑन द राइट टेल। सही है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो आई कैन राइट हियर लाइक दिस। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, दिस वैल्यू इज कॉल्ड टाई स्क्वायर अल्फा। तो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो भी बनती है यहाँ से, ये वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, ये वाली जो भी बने जी। अब आपने जब टाई स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब भी ये प्रॉब्लम्स आए, देयर आर 4 और 5 पर्पसेस टाई स्क्वायर को यहाँ पे यूज किया जाता है, तो हर जगह पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में चेंज आएगी। अब ये फार्मूला तो यही यूज होगा ऑनवर्ड, जितने भी हम टेस्ट करेंगे उसमें फार्मूला यही यूज होगा, OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI। लेकिन EI के निकालने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में चेंज आएगी और 3D रीजन में चेंज आएगी। अंडरस्टैंड? जो फार्मूला आपने सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर के लिए यूज किया है वो तो एज इट इज रहेगा, उसको तो कोई चेंज नहीं आने वाली। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो आपने चीज याद रखनी है वो ये कि थ्योरेटिकल रीजन क्या बनेगा और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी और टाई स्क्वायर की वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, इस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप गुडनेस ऑफ फिट करेंगे तो OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई EI है। यही फार्मूला हम यूज करेंगे टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स या 2 वेरिएबल्स के दरमियान इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए। यही फार्मूला हम यूज करेंगे 2 वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन देखने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा गुडनेस ऑफ फिट में तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो इसी के अलावा प्रोपोर्शन की टेस्टिंग के लिए कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4 P5, तो उसमें भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। स्टेप नंबर 6 क्या है जी?
तो कंक्लूजन है, if the computed value falls in the acceptance region, accept H naught, otherwise reject H naught. तो mean reject H naught if the computed value of H naught falls in the rejection region. ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको अब एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को ख़त्म करें और देखें कि ये डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करता है, बाइनोमियल को करता है या पाइसान को करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर we will solve the different applications relating to the goodness of fit test। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।